से नीचे आने में 2-3 मिनट तो लगते हैं सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका जो चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। पिछले कुछ सेशंस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो क्या है। उसकी डिस्कवरी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसकी डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने की थी उसके बारे में आप जान चुके हैं, और कौन सी घटना ऐसी हुई थी जिसने कोशिका के आविष्कार को जन्म दिया वो भी आप समझ चुके हैं। सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब एक पेड़ की छाल से निकलने वाला जो कॉर्क होता है उसकी पतली स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें उनको बहुत छोटे छोटे कोष्ठकों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, या बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, बिल्कुल एक समान बहुत सारे कोष्ठक दिखाई पड़े, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, और उसी को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। उन्होंने सेल नाम ही दिया था, कोशिका हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन सेल जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसीलिए आप सेल का एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो शायद नहीं मिलता। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है हमारी भाषा में कोशिका, और यही कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कि अगर कोशिका नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। उसके लिए आप पिज्जा बेस का एग्जाम्पल याद रखेंगे, घर के लिए बनाए जाने के लिए ईंट का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नहीं भूलेगा। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आपको बताया था मैंने कि जनरली अ सेल इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि जो कोशिका होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं। कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं और cell shape and size vary both within an organism and between different organisms. The shape and size of a cell is related to the specific function it performs. यानी कि कोशिका की शेप और साइज, कोशिका का आकार और कोशिका की संरचना जो है वो उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले विशेष फंक्शन पर डिपेंड करता है। All living cells exhibit certain basic properties like respiration, growth and metabolism. यानी कि हर एक जो कोशिका है, हर एक जो जीवित कोशिका है उसमें कुछ मूलभूत लक्षण उसके होते हैं। जैसे कि हर एक कोशिका क्या करती है, श्वसन की प्रक्रिया करती है, हर एक कोशिका में वृद्धि होती है, हर एक कोशिका अपनी संख्या को भी बढ़ाती है, और हर एक कोशिका में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, यानी कि उपापचय की प्रोसेस होती है। यानी कि कुछ टूटना और कुछ बनना। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपको पता है। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, टॉपिक से भटकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। जो नर्व सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं
होती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है रेड ब्लड सेल्स, या हम आरबीसी के बारे में जाने। जो हमारे रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उनका आकार और उनके साइज के बारे में देखेंगे। तो कैसी होती हैं? राउंड यानी कि गोल गोल, एंड बाइकॉनकेव यानी कि किनारे से मोटी और बीच में चपटी। बाइकॉनकेव का मतलब किनारों से मोटी होती हैं, बीच में चपटी होती हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं अमीबॉइड। अमीबा का मतलब क्या है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए ये अमीबॉइड शेप की कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद आप देखते हैं बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जो कैसी होती हैं? कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। कैसी होती हैं? कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स होती हैं, यानी कि इनका जो आकार है वो खंभे के जैसा होता है। इनका जो आकार है वो कैसा होता है? खंभे के जैसा होता है। और ऐसी कोशिकाएं ज्यादातर त्वचा में या किसी भी अंग का जो बाहरी परत है उसमें पाई जाती हैं। इनका आकार कैसा होता है? लॉन्ग यानी लंबी लंबी, एंड नैरो और आपस में चिपकी हुई, नजदीक नजदीक लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स कहलाती हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नर्व सेल्स के बारे में। नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है। और एक पूरी तंत्रिका कोशिका, अगर पूरी तंत्रिका कोशिका आपको दिखाई जाए तो उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। इससे मिलकर के क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। यानी कि न्यूरॉन्स से मिलकर के हमारे शरीर में जो पोस्ट ऑफिस वाला काम है, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में डाकिये का काम करती हैं, यानी कि सूचनाओं को शरीर के किसी भी अंग से लेकर के आपके माइंड तक, आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ये कैसी होती हैं? ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या है? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसका डायमीटर है 0.1 नैनोमीटर। नोट डाउन इन योर कॉपी, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश माइकोप्लाज्मा डैश 0.1 नैनोमीटर। There are more red blood cells in our body than any other type of cell. ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। किसी भी प्रकार की कोशिका से सबसे ज्यादा जो है हमारे शरीर में लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। ठीक है, देखते हैं। Different type of cells with different shapes and sizes are present in our body. हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग आकार में और अलग अलग संरचना उनकी होती है, ये हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। A cell's shape and size are relevant to the specific function it performs. जो कोशिका है उसकी जो साइज है, उसका जो शेप है, वो किस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके का काम कर रही है। स्पेसिफिक फंक्शन उस कोशिका के क्या है, उसी के आधार पे कोशिकाओं की शेप और साइज जो है वो डिपेंड करती है। द इरेगुलरली शेप्ड व्हाइट ब्लड सेल्स इज अ केस इन पॉइंट। अब इसमें जो इरेगुलर शेप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, श्वेत व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो एक डिफरेंट, उनका क्या होता है? उनका आकार अनियमित होता है। WBC का आकार कैसा है? WBC का आकार
अनियमित होता है, अनियमित होता है। अब किस तरीके से ये काम करती है, देखिए अनियमित क्यों होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ये है कि कोशिकाओं का आकार उनके द्वारा किए जाने वाले फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो क्यों ऐसा होता है उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं WBCs को। WBCs का आकार अनियमित क्यों होता है? अमीबॉयड आकार की होती हैं, आप सभी को पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको समझेंगे। A white blood cell protects the body by killing harmful foreign bodies। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, जो हानिकारक फॉरेन बॉडीज यानी हानिकारक कोई भी कण यदि हमारे शरीर में पहुंचता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको मारने का काम करती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो whenever it encounters any antigen, it changes its shape accordingly and engulfs the antigen। तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो किसी भी एंटीजन को जब एनकाउंटर करती हैं, यानी कि जो कोई विदेशी आक्रमणकारी है हमारे शरीर में, अगर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे आक्रमण करता है तो अपने उसी के आकार में चली जाती हैं और उसी के आकार के अनुसार उसको एनगल्फ कर लेती है, उसको मार देती हैं। Thus, the shape of the white blood cell is directly related to the function it performs। पॉइंट समझ में आया? कोई भी कोशिका अपने कार्य के अनुसार, किसी भी कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुरूप होता है। इसको समझाने का मतलब समझ में आया कि कोशिकाओं का आकार उसके कार्य के अनुरूप होता है, कार्य के अनुरूप होता है। इतना एकदम क्लियर समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं की संख्या के आधार पे दो प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरे प्रकार के होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और दूसरे प्रकार के होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुकोशिकीय। As you know, a cell is the smallest living entity capable of independent existence। आप सभी को पता है कि कोशिका जो है वो सबसे छोटी जीवित इकाई है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रह सकती है, यानी कि अकेली जीवन को परफॉर्म कर सकती है। वो क्या होती है? वो कोशिका होती है जो सबसे छोटी होती है और अकेले ही अपने जीवन को परफॉर्म कर सकती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। There are certain organisms that are made up of only a single cell, only a single cell, यानी कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने हुए हैं। एक ही कोशिका का मतलब कि दूसरी कोशिका नहीं है। अगर दो कोशिकाओं में जब वो टूटते हैं तो दो अलग अलग जीव हो जाते हैं। वो एक ही कोशिका से बनने वाले जीव क्या कहलाते हैं? Such organisms are known as unicellular organisms। Such organisms known as unicellular organisms। इस प्रकार के जीव जो हैं वो unicellular organisms कहलाते हैं। ठीक है? Examples of unicellular organisms।
अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण की बात करें, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमीबा की। अमीबा कैसा है? अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक ही कोशिका है। ये जो आपको शेप दिखाई पड़ रही है, ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही सूक्ष्म होता है और आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई भी नहीं पड़ता। बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ही दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरा एक कोशिकीय जीव आप कह सकते हैं ईस्ट को। ईस्ट वो जो ब्रेड की बेकरी में यूज होता है, ईस्ट जिसको डाल करके ब्रेड बनाई जाती है, जो ब्रेड के फूलने का कारण होता है, वो ईस्ट एक कोशिकीय बैक्टीरिया होता है। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और ईस्ट क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, और भी जीव जो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि एक कोशिका से ज्यादा, कहेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के यदि किसी जीव का निर्माण कर रही हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, तो एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होते हैं? अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो जीव जो दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में बच्चों, कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर यही लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना है तो आप स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे मेरी बातों को सुन करके लिखेंगे। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नंबर 1 में एक कोशिकीय लिखेंगे और नंबर 2 में बहुकोशिकीय लिखेंगे। कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है जो अकेले रह सकती, जो इंडिपेंडेंट होती है, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे अमीबा और लिखेंगे ईस्ट और अमीबा, ये दोनों यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों की कैटेगरी में आते हैं। नीचे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने हुए हैं, यानी कि या तो दो या दो से अधिक। ऐसे जीव जिनको बनने के लिए कोशिकाओं की संख्या जो है वो एक पर्याप्त नहीं है, कि उस जीव को बनने के लिए दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जंतु या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कोई भी जीव जो एक कोशिकीय है वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ सकता। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका मतलब जो भी बहुकोशिकीय जंतु हैं,
सामान्यतया वो कैसे होते हैं? सामान्यतया वो आपकी आंखों से आपकी दिखाई पड़ते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस भी आते हैं, यानी मनुष्य, पेड़ पौधे और एनिमल्स, यानी कि जो बहुत सारे जानवर आप देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं, बहुत सारे मनुष्यों को देख रहे हैं, हम सभी क्या हैं? हम सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोशिकाएं 1, 2, 3, 4 की संख्या में नहीं होती, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं ही मिल करके ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर के अंगों का और अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और इसी तरह से किसी जीव का निर्माण हो जाता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क्स एफिशिएंटली ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन होता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को अलग अलग काम दिया गया है। In multicellular organisms, dead cells play an important role. Dead cells जो होती हैं, अब जैसे हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में भी कुछ dead cells पाई जाती हैं। Dead epidermal cells in animal skin protect the underlying cells. हमारे शरीर की त्वचा पे बहुत सारी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के बाल हैं वो भी मृत कोशिकाओं की कैटेगरी में। कभी भी बाल काटने पर पेन नहीं होता, कभी भी नेल्स को कट करने पर पेन नहीं होता, लेकिन चूंकि ये पहले कोशिकाएं जीवित थीं और यही कोशिकाएं बाद में निर्जीव की कैटेगरी में आ गईं। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन की यदि बात करें तो उसके बारे में पिछले सेशन में ही हम लोगों ने जाना था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल लें तो क्रिकेट टीम में बैटिंग करने के लिए बैट्समैन होता है, बॉलिंग करने के लिए स्पेसिफिक बॉलर होता है, कैच पकड़ने के लिए स्पेसिफिक, विकेट के पास जो कैच जाएगी उसके लिए विकेट कीपर होता है और नॉर्मल कैच पकड़ने के लिए फील्डर होता है ना। तो क्या है, एक ही टीम में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोग हैं। उसी तरह से अलग अलग काम को करने के लिए पूरे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और वो अलग अलग कोशिकाएं क्या करती हैं, शरीर में अलग अलग काम परफॉर्म करती हैं। इन द सेम वे the different organ systems in the human body are assigned different functions. For example, यदि हम बात करें digestive system की तो digestive system assigned to carry out digestion. जो पाचन तंत्र है वो पाचन के लिए उत्तरदायी है, while the excretory system is assigned to carry out excretion. और जो उत्सर्जन तंत्र है वो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी उत्सर्जन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले अंग जो हैं वो पाचन प्रक्रिया को परफॉर्म नहीं कर सकते और जो पाचन प्रक्रिया में यूज होने वाले पार्ट्स हैं वो उत्सर्जन प्रक्रिया में योगदान नहीं करते, यानी कि सबका अपना अपना काम है। Ultimately, a healthy body is one in which the different organ systems perform their respective functions प्रॉपरली। इसका मतलब ये है कि मनुष्य शरीर में जो भी अलग अलग अंग पाए जाते हैं उन सब का जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है, जो उनका कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए अलग अलग अंगों का जो काम है वो फिक्स है और सब अपना अपना काम सही तरीके से करते हैं। सारे अंग यदि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तब हम उसको हेल्दी बॉडी कह सकते हैं। यानी कि यदि 100% तौर पे सब कुछ ठीक चल रहा हो, स्वस्थ हो व्यक्ति, तो ये बिल्कुल तय है कि उसके शरीर के अंदर हर अंग जो है वो ठीक से काम कर रहा है। अब जो कोशिकाएं हैं उनकी जटिलता के आधार पर, बेस्ड ऑन द सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स
यानी कि कोशिकाओं का वर्गीकरण। बेस्ड ऑन द सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। द गिवन टेबल लिस्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। साइज ऑफ द सेल, लक्षण में हम लिखेंगे साइज ऑफ द सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर साइज होता है कोशिकाओं का, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी हो सकती हैं। Cells vary in size and are generally larger than those in prokaryotes. थोड़ी बड़ी होती हैं और किसकी तुलना में? प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स वाली कोशिकाएं जो हैं वो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं। हम बात करते हैं उसमें पाए जाने वाले केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में, आप ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, या नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो केंद्रक है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती, या कह सकते हैं केंद्रक के ऊपर का जो कवर है, जो आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो केंद्रक की जो संरचना है वो आपको क्लियर गोल नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कि उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है जो केंद्रक के अंदर मौजूद होता है वो आपको बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि केंद्रक एक झिल्ली के अंदर मौजूद ही नहीं है ना। यूकैरियोटिक में लिखेंगे देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित और एकदम अलग से दिखाई पड़ने वाला न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि वो कवर से घिरा हुआ होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसके ऊपर, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब ऐसा लिफाफा जिसके अंदर केंद्रक बंद है। तो जब किसी चीज के अंदर कवर करा हुआ है कोई चीज, तो इसका मतलब वो क्लियर अलग से दिखाई पड़ रहा है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोट्स में जो केंद्रक होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कवर्ड होती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जाना कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं, और एक ही कोशिका से बनने वाले जीव जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलने वाले जीव जो है वो बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।